लो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के कर रहे हैं बोर्ड 2022-23 की तैयारी। तो अब बच्चों, बोर्ड एग्जाम शुरू होने में 20 दिन और का समय है। अब इस 20 दिन में आपका पूरे साल की मेहनत है ना, इस 20 दिन में पूरे साल की मेहनत को कैसे हम लोग कैपिटलाइज करें, कैसे आपका मैक्सिमाइज आउटपुट हो, तो उसके लिए थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत होती है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड अपीयर होने जा रहे हो और ऊपर से लॉकडाउन के बाद, क्योंकि 10th में भी आप लोगों ने बोर्ड अपीयर नहीं किया था और हम लोग तो हर साल बोर्ड अपीयर पिछले 20-25 साल से करते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है हमारा यहाँ पे। तजुर्बा आपके काम आने वाला है, तो इसमें मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं कि आप लोग बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे करें इन 15 से 20 दिनों के अंदर। और जहां तक मैथ्स का सवाल है, मैं आपको ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स का बताऊंगा, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको अपने वेस्टेज को मिनिमाइज करना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वेस्ट कहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसलिए वेस्ट करो, पढ़ाई होते होते भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है। आप पढ़ रहे हो लेकिन उसका आउटपुट आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। आप जो भी काम करें अभी आपके मार्क्स ओरिएंटेड हो, अलग तरीके की पढ़ाई थोड़ी सी करें, स्मार्ट स्टडीज। हार्ड वर्क आपने कर लिया है, जितना भी करा है बहुत है, जितना भी करा है बहुत है। आप ये ना सोचें कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, सबके लिए है ये चीज, है ना। जो जिसके 100 आउट ऑफ 100 आने होते हैं उसको भी लगता है कि सर हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन जितना भी आपने करी है वो पढ़ाई आपके लिए सफिशियंट है। अब आपको ये नहीं सोचना कि हमारा टाइम निकल गया, क्या पढ़े कैसे करें, कुछ नहीं। अभी इस 20 दिन को कैसे कैपिटलाइज करें, जो भी चीज आपने पढ़ रखा होगा, जो भी चीज पढ़ रखा होगा उसका आउटपुट, उसको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले है कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं या तो उसके लिए ये जरूरी है कि कॉमर्स विद अगर आपके पास मैथ्स है तो आप 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें, मैथ्स और अकाउंट्स। आपका 50% स्टडी जो है टाइम, 50% आप इन दोनों सब्जेक्ट में डालें। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, इसके लिए आप 50% रखें। तो ऐसा कुछ ज्यादा बायस नहीं हूं मैं अपने सब्जेक्ट के लिए, ये इतना ही रिक्वायरमेंट होता है कि ज्यादा टाइम आप डिवोट उन सब्जेक्ट को करें जिसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए। इको, बीएस और इंग्लिश के लिए आप 50% और टाइम डिवाइड करते हैं मैथ्स और अकाउंट्स के लिए 50%। अब मैथ्स और अकाउंट के लिए जो भी आप टाइम डिवाइड करेंगे उसका 60 to 65% आप मैथ्स में डालें, बाकी अकाउंट्स में डालें। और जो भी कंटेंट्स है, तो कंटेंट्स वाइज मैं मैथ्स का जरूर बताऊंगा, बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बता सकता, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको यही बता दिया कि इतने इतने टाइम इन सब्जेक्ट्स को देंगे। तो स्कूल की छुट्टियां हो चुकी होगी, आप घर पे बैठ करके आराम से पढ़ रहे होंगे। हाँ, ट्यूशन जरूर जा रहे होंगे आप लोग, तो आप ट्यूशंस में भी अपने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा, तो इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, तो उसको थोड़ा बिल्कुल फोकस्ड होकर के करें। और उसके बाद एक चीज और आप ध्यान में रखें कि ज्यादा बुक्स के पीछे, ज्यादा नंबर्स ऑफ बुक्स, ज्यादा टाइप्स ऑफ बुक्स के पीछे आप ना दौड़े। एक एनसीईआरटी और एक कोई भी अच्छा सा सैंपल पेपर जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है, जो भी रिनाउंड सैंपल पेपर है, सिर्फ और सिर्फ उसी को पकड़े। आरडी शर्मा, एग्जाम्पलर, ये सारे जो अलग अलग तरीके के बुक हैं, एनसीईआरटी अलग से पकड़ लिया है, कोई एग्जाम्पलर खोल के कर रहे हैं प्रैक्टिस, कोई आरडी शर्मा, कोई आरएस अग्रवाल या कोई, चलिए ठीक है बुक का नाम लेना नहीं सही है, बट मेरा ये कहना है कि प्रैक्टिस बुक आपने पूरे साल करा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट इस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एनसीईआरटी और एक साथ में आपका सैंपल पेपर, कोई भी आपके जिसमें पीवाईक्यू हो या फिर कुछ टेस्ट पेपर बने हुए हो, आप उसको जरूर करना शुरू कर दें। और अपने स्पीड को बनाने के लिए टेस्ट जरूर ले, अपना ले और याद दे। जहां भी आप पढ़ते हैं वो कंटिन्यूअस आप 2 दिन 3 दिन, वीक में 2 टेस्ट 3-3 घंटे का आप जरूर दें। उससे आपकी क्या करेगी होगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी। आप ये मत सोचें कि तैयारी अभी नहीं हो रखी है, रिवीजन कर लेंगे, तो समय अब वो नहीं है बच्चों। आप टेस्ट देना शुरू करेंगे तभी आप टेस्ट देने लग जाएंगे। अगर आप सोचेंगे पूरी तैयारी तो बोर्ड तक की नहीं होती, तो फिर आप टेस्ट कैसे दोगे? और टेस्ट नहीं दोगे, आपको अपने वीकनेस पता नहीं चलेंगे, आप कहाँ लैग कर रहे हो वो नहीं पता लगेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, आप टेस्ट रेगुलर आप टेस्ट दें, वीक में 2 टेस्ट जरूर दें।
यानी तो खुद सैंपल पेपर आप टाइमर लगा करके सेट करके देखें। ये बहुत जरूरी है मैथ्स में, और अकाउंट्स में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंट में आपका टाइम शॉर्टेज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लेंदी पेपर होता है, लिखने के कैलकुलेशंस उसमें बहुत सारे होते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें और टेस्ट जरूर दें। अब जहां तक मेरे सब्जेक्ट का सवाल है मैथ्स का, जो भी प्रिपरेशन करा आपने साल के लिए बहुत ही शानदार प्रिपरेशन करा है। मैं ऐसा किसी को नहीं बोल सकता कि आपने पढ़ाई नहीं करी, सबने पढ़ाई करी, सबने अपने हिसाब से पढ़ाई करी। लेकिन इस टाइम की जो सबसे ज्यादा परेशान है वो दो तरह के बच्चे हैं। एक जो अपना टारगेट ये बना करके रखें कि किसी तरह हमारे को बोर्ड क्लियर करना है, मतलब 33%, ठीक है। तो 33% कहने का मतलब आप 26.5 दैट इज 27 मार्क्स अगर लेकर के आते हैं आउट ऑफ 80, है ना, आउट ऑफ 80, तो आप रुकेंगे नहीं, आप पास डिक्लेयर होंगे। तो एक इस तरह के बच्चों को टेंशन है। दूसरे टेंशन है 90+ या 95+ वाले बच्चों कि पूरे साल हो गया सर, प्री बोर्ड में इतने मार्क्स नहीं आ रहे, बोर्ड में कैसे नहीं आएंगे। तो ये धारणा आप अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आए 90-95+, तो बोर्ड में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्री बोर्ड स्कूल अपने लेवल से जो है बोर्ड से 20% जो है हायर लेवल का बनाया जाता है, ताकि आपको आप कहीं भी लैग कर रहे हो तो आप उसको ठीक कर लें बोर्ड एग्जाम देने से पहले। तो वो प्री बोर्ड के मार्क्स से आपको डीमोटिवेट नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, अब इसमें जो है परेशानी इन्हीं दोनों बच्चों को है। तो अब इसके लिए स्ट्रेटेजी ये है कि यहां से हम लोग इस जर्नी को कैसे चलेंगे और इस जर्नी पे कैसे जाएंगे। तो दोनों के लिए एक चीज जरूरी है कि दोनों में जो कॉमन चीज है वो टॉपिक्स का है। तो वेटेज के हिसाब से आप उस टॉपिक को पकड़े, प्रैक्टिस करें और अपने गोल को अचीव करें। गोल मतलब ये दो कि यहां के बच्चों के लिए स्टार्ट कैसे करें, टॉपिक्स कैसे उठाएं, कि कौन सा टॉपिक को पहले कवर करें। तो सबसे पहला टॉपिक आपका जो है वेक्टर एंड 3D, वेक्टर्स एंड 3D। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रिपरेशन आपने शुरू तो कर दिया होगा, लेकिन कभी भी फर्स्ट बुक से स्टार्ट मत करें। आप सेकंड बुक को पहले ग्रिप में लाएं, क्योंकि सेकंड बुक आपका थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है इसका फर्स्ट बुक के कंपैरिजन में। तो इसीलिए पहले सबसे पहला चैप्टर, रीजन क्या है कि ये आपका 12 to 13 मार्क्स 13 to 15 मार्क्स का सिलेबस बनता है, क्योंकि ओरिजिनली आउट ऑफ 100 ये 12 मार्क्स का था, ये 5 मार्क्स का है। तो आउट ऑफ 80 जो बन गया ऑब्वियसली उसका क्या है, पहले 17 नंबर का था, तो अब 13 to 15 वेरी करेगा। टॉपिक आपका जो बनने वाला है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपका केस स्टडी भी बन जाता है ना, और ये 8 मार्क्स का टॉपिक आपका बन के निकल के आता है। इसमें आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका टॉपिक है वो बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम हमारा बेस थ्योरम से तो क्वेश्चन निकल के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, प्लस इसका दूसरा जो है इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छी तरह से करेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, बाकी दूसरे क्वेश्चन का कोई हिसाब नहीं बनता। प्रोबेबिलिटी 2 बार आ गया बीए, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी, सेकंड टॉपिक, ठीक। तो ये दोनों टॉपिक, अच्छा इसमें आप एनसीईआरटी आपका मोर देन सफिशिएंट है, आराम से कर सकते हैं। एनसीईआरटी के बाहर अगर चाहे सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चन दिखते हैं तो वो जरूर करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आपका है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, रिकमेंडेड 100%। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपका 4 to 6 कंफर्म देख लेना कि कितने तक आता है 4 to 6, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि इस वाले पैटर्न पे अभी तक 2020 का ही पेपर हुआ है, उसके बाद पेपर हुआ नहीं है, तो कुछ क्लियर नहीं है इसमें इतना कि मार्क्स एग्जैक्ट क्या बन के आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अब इसलिए जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि इसको करने से थोड़ा सा आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल रिवाइज हो जाता है।
है ना। तो इंटीग्रेशन जब रिवाइज हो जाता है तो ऑब्वियसली ये टॉपिक करना बनता है हमारा। तो थर्ड टॉपिक आप इसको रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन को आराम से एनसीईआरटी करें। हाँ, अगेन रेकमेंडेड हमारा होमोजीनियस एंड लीनियर, है ना, होमोजीनियस फॉर्म एंड लीनियर फॉर्म। तो इसमें तो कोई आप समझौता करना मत, ये दोनों फॉर्म अच्छी तरह से करके जाना। इसमें से क्वेश्चन निकल के आएंगे, हालांकि दिख नहीं रहा होगा बट मैंने आपको बोल दिया होमोजीनियस एंड लीनियर फॉर्म, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो जो नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक आपका ये है डेफिनेट इंटीग्रल्स का। सर आप इनडेफिनेट तो बोला नहीं है, डेफिनेट कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, आपने अगर डेफिनेट किया होगा तो देखा होगा कि इनडेफिनेट से थोड़े बहुत कंसेप्ट उतने आपको पता भी होते हैं, लेकिन डेफिनेट हमारा बेस्ड क्वेश्चन से सबसे ज्यादा होते हैं। ये केस स्टडी में भी आ सकता है, तो इसलिए ये टॉपिक हमारा फोर्थ टॉपिक, केस स्टडीज में भी आपका ये निकल के आ जाएगा। और जो फिफ्थ टॉपिक हमारा, अब सेकंड बुक से चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक सेकंड बुक में है लीनियर प्रोग्रामिंग, आप उसको जब मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। छोटा सा टॉपिक है आपका, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो वहां आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। अब हम लोग आ जाते हैं, एंटर करते हैं फर्स्ट बुक। अब फर्स्ट बुक का सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इसका वन शॉट भी मैंने डाल दिया है, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, बट अपनी प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर लें। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ऑब्वियसली ये हमारा 8 से 10 मार्क्स का आराम से निकल के आएगा, 11 भी बन सकते हैं इससे क्वेश्चन। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हमारा अगला टॉपिक रहना चाहिए, फर्स्ट बुक का सबसे पहला टॉपिक। ये तो हर किसी के लिए, इधर वाले रेंज के लिए भी सबसे पहला टॉपिक तो यही होने वाला है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहां तक हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट होने के बाद अब आप सेफ हो जाते हैं। अब आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से जो टॉपिक आपको अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। तो यहां तक हमारा जो है स्ट्रेटेजी थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि आपको परेशानी ना हो, इधर उधर डेविएट ना हो, फोकस्ड होकर के टॉपिक को कवर करें। और कभी होता है कि ये वाला टॉपिक यहां से कर रहे हैं, ये टॉपिक यहां से नहीं, ये मैंने आपको पहले बता दिया, एक एनसीईआरटी प्लस एक सैंपल पेपर, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत बोर्ड के अंदर नहीं है, बट थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के बाद आप अपनी चॉइस से, हो सकता है रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स निकाल सकते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा देख लें, जैसे आपकी तैयारी है उसके हिसाब से इसको करें। रिलेशन एंड फंक्शन करने के बाद आप डेरिवेटिव पे आ जाए, डिफरेंशिएशन पे, और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा करें आप, क्योंकि इस टॉपिक में आपको टाइम लगेगा। उसके बाद आप रेट मेजर कर लें, और थर्ड टॉपिक आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप ये ऑर्डर रखेंगे तो आपका आउटपुट मैक्सिमाइज रहेगा हमेशा से। तो यहां पे डिफरेंस आ जाता है, आप पूरे साल की पढ़ाई करें और लास्ट मोमेंट की पढ़ाई, लास्ट 1 मंथ की पढ़ाई करें, यहां से आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। कुछ बच्चे मतलब 70 से 90 में पहुंच जाते हैं, कोई बच्चे जिनका कंफर्म होता है 90, वो भी 70 के लेवल में आ जाते हैं। तो बड़ा मतलब अफसोस होता है उस टाइम पे कि पूरे साल पढ़ने के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं बना। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो लास्ट शॉट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इधर उधर के चक्करों में ना पड़े कि पेपर लीक करवाना है, ये फ्रेंड ने बोल रखा है, इतने पैसे जुगाड़ के, तब तो ये आपका काम फिर वही है, तो फिर भगवान भरोसे है, फिर उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक छोटा सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको सजेस्ट किया है। बाकी आपकी तैयारी चल रही है और अच्छे से चल रही है, और बोर्ड में आपका उम्मीद है कि आप अपने जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा बेहतर करके निकलेंगे। अब इनके लिए क्या है, इनके लिए सबसे पहले तो देखें, एक इंटीग्रेशन के लिए मैंने कुछ नहीं बोला, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अभी भी बता रहा हूं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चे क्या करते हैं, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी था।
जो आपका टाइम वेस्ट करवाएगा, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जिसको पढ़ना होता है वो पूरे साल पढ़ रखे हैं इंडेफिनिट, उनको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप 2 घंटे 3 घंटे इंटीग्रेशन में लगा रहे हैं तो ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। पहले बता दे रहा हूं, ये आपको मार्क्स निकाल करके नहीं देने वाला है। तो 2-2 3-3 घंटे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, उतना पढ़ने से भी और जितना मैं बताऊंगा उतना पढ़ने से भी आउटपुट आपका सेम आना है। लेकिन ये टॉपिक्स आपके जरूर इफेक्ट होंगे जो कि आपके मार्क्स को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बच्चे क्या करते हैं, लगे हुए हैं दिन भर, आधे दिन लगा दिया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, करे जा रहे, यहां से कर रहे आ रहे, ये वो सारी बुक्स, लेकिन आप ये नहीं जान रहे कि आपका वो टाइम कहां जा रहा है। तो ये इस चीज को से बचे। और अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अच्छा करना है तो डेली का, है ना, डेली का, जैसे दवाई का डोज होता है, आप 45 मिनट से ज्यादा का टाइम ना दें। 45 मिनट्स रेगुलर अगर आप अभी से भी डालेंगे तो सिर्फ हल्के फुल्के प्रैक्टिस से भी आपका इंटीग्रेशन ब्रश अप हो जाएगा, अगर पहले आपने किया है। और अगर आपने पहले नहीं किया है तो अभी नहीं कर पाएंगे, ये तो कंफर्म। फिर आप जो है मोस्ट प्रोबेबली इधर वाले कैटेगरी में आने वाले हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर ज्यादा टाइम आप वेस्ट ना करें। डेली मैक्सिमम 45 मिनट्स, अभी से भी 20 दिन है, 20 दिन आप करके देखें, 45 मिनट डेली, 30 to 45 मिनट। चलिए आपके लिए और भी कम कर दिया, करके देखें, आपका अपने आप ही बूस्टअप हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। बाकी आप इस टॉपिक को इस तरह से करें और देखेंगे आप बोर्ड एग्जाम के बाद अगर इस ऑर्डर को फॉलो किए करेंगे तो आप इसको फील करेंगे कि हमारा कितना कंफर्टेबली बोर्ड का एग्जाम हमने आराम से दे दिया। चलिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इस सेक्शन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और ये मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि इस सेक्शन में अभी मैंने नेक्स्ट वीडियोस में, इस सीरीज में, पूरे सीरीज में हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मार्क करूंगा। एक तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नंबर लिखवा दूंगा और अगर बाहर के कुछ क्वेश्चन होंगे तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं आपको देता चला जाऊंगा। आप आराम से बोर्ड एग्जाम होने के बाद उन क्वेश्चंस को जरूर चेक करना, यानी तो वीडियो को दोबारा से क्रॉस चेक करना। जितने भी टॉपिक के मैं क्वेश्चन लिखवा करके दूंगा उसमें से बोर्ड में आते हैं या नहीं, इसलिए नहीं कि मैंने इस सीरीज का नाम बोर्ड सीरीज रखा हुआ है। तो आप बोर्ड एग्जाम के बाद जरूर उसको चेक करना। तो होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि आपके प्रिपरेशन की क्या होनी चाहिए, पैटर्न क्या, किस डायरेक्शन में आपका प्रिपरेशन जाना चाहिए। और कुछ अगर फायदा हो सके तो वीडियो को प्रमोट और लाइक जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में वेट करना कि हम लोग इसके क्वेश्चन कुछ टॉपिक, जैसे मैंने आपको 3D का टॉपिक सबसे पहला का दिया है तो 3D के कुछ क्वेश्चन मैं दे दूं कि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें। अच्छी तरह से मतलब अच्छी तरह से कि उसके क्वेश्चन थोड़ा सा दाएं बाएं से भी आ जाए तो आप उसको हैंडल कर लेना। इस सेक्शन का हमारा नेक्स्ट वीडियो में जाने वाला है। होप कि आपको आज का वीडियो कुछ फायदा जरूर दिया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।